फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रखा है जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले जो कि क्या है, इनकम मेथड। देखेंगे भाई नेशनल इनकम को किस तरीके से इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे और किस किस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं इस टॉपिक से, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ उसका आंसर किस तरीके से देके आओगे ताकि फुल मार्क्स स्कोर कर सको। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इनकम मेथड कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे बाय इनकम मेथड। सो गाइस, नेम से ही समझ में आ रहा है इनकम मेथड। तो यहाँ पे हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम को ऐड करके कि जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न हुई है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, जब हम उसको ऐड करेंगे तो हमारा एनडीपीएफसी निकल के आता है जो कि हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। बट अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एनडीपीएफसी में एनएफआई ऐड कर देंगे। एनएफआई ये क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारी नेशनल इनकम निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को। सो गाइस, बात करें इनकम मेथड को हम और क्या क्या बोलते हैं। इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड भी बोलते हैं क्योंकि जितनी भी इनकम अर्न हुई है बेसिकली वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करी जा रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को क्या दिया जाता है, रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, लेबर को वेजेस दी जाती है एंड एंटरप्रेन्योर अर्न करता है प्रॉफिट। तो जब हम इस फैक्टर इनकम को ऐड कर देते हैं जितनी भी अर्न हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, वो क्या निकल के आएगा, हमारा एनडीपीएफसी निकल के आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, और फैक्टर पेमेंट भी बोलते हैं। फैक्टर पेमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करी जा रही है ना, तो फैक्टर पेमेंट भी बोल सकते हैं। तो इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। अब किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को, उसको देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, कि फैक्टर इनकम के कंपोनेंट्स क्या है, क्योंकि हम किस तरीके से इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर उसको ऐड करेंगे, एनडीपीएफसी निकल के आएगा, देन एनएफआई ऐड करके नेशनल इनकम निकाल लेंगे। तो देखते हैं भाई क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो एनडीपीएफसी हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है गाइस, कि वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को देता है। ठीक है, क्या क्या देता है, वेजेस देता है, सैलरी देता है, बोनस देता है, क्या क्या इंक्लूड होगा हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में, इसको एक बार देखते हैं। भाई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या होता है, वेजेस, सैलरीज इन कैश, कि एम्प्लॉयर जो भी वेजेस एंड सैलरी देगा कैश में या फिर काइंड में, कोई चीज दे रहा है, कोई सामान दे रहा है, तो वो तो ऐड होगी। साथ साथ और क्या ऐड करेंगे हम इसमें, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कि एम्प्लॉयर्स का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, फॉर एग्जाम्पल के प्रोविडेंट फंड हो गया, तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकल के आता है। क्लियर हुआ। अब जब कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है इनकम मेथड के थ्रू अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो कई बार तो क्या होगा कि भाई डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे देगा। अगर डायरेक्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया तो हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा तो कैसे निकालेंगे हम, कि वेजेस एंड सैलरी जितनी भी कैश में है, काइंड में है, उसको ऐड करेंगे। देन और क्या ऐड करेंगे कि एम्प्लॉयर्स का जो भी कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकल के आता है। ठीक है, तो अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हम क्या ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्या आता है, रेंट। रेंट क्या होता है भाई, कि मैं ओनर हूँ लैंड की, बिल्डिंग की, जब मैं उसे क्या दूंगी, किसी को एज अ रेंट पर दूंगी तो मेरे पास रेंटल इनकम आएगी। तो वो रेंटल इनकम क्या हो सकती है हमारी, एक्चुअल भी हो सकती है और इम्प्यूटेड भी हो सकती है। एक्चुअल का मतलब क्या है कि अगर मैंने अपना हाउस किसी को रेंट पर दिया है तो मेरे पास एक्चुअल में रेंट आ रहा है। बट इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है कि मैंने बजाय उस हाउस को रेंट पे देने के, मैं उस पर खुद ही रिसाइड कर रही हूँ, खुद ही रह रही हूँ। तो अब इससे क्या होगा, इम्प्यूटेड वैल्यू है कि अगर मैं अपने हाउस में रहती तो कहीं और रेंट पे रह रही होती, तो वो क्या आ जाएगा कि जब मैं अपने हाउस को खुद के लिए यूज कर रही हूँ तो क्या कहलाती है, वो इम्प्यूटेड रेंट कहलाती है। तो एक्चुअल प्लस इम्प्यूटेड दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि भाई अगर मैं अपने हाउस में रहती तो कहीं और रेंट लेके रह रही होती, तो उस रेंटल इनकम को भी ऐड करा जाएगा। तो एक्चुअल प्लस इम्प्यूटेड दोनों रेंटल इनकम को जब हम ऐड करेंगे तो रेंट निकल के आता है। ठीक है, रॉयल्टी की बात करते हैं। रॉयल्टी का मतलब क्या है कि मैं ओनर हूँ सबसॉइल एसेट्स की। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास मिनरल्स के डिपॉजिट है, मैं उसकी ओनर हूँ, तो मैं क्या करूँगी, उसको एज अ लीज पर दे दूंगी कॉन्ट्रैक्टर्स को। कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा माइनिंग करने का। फॉर एग्जांपल कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, तो वो उसको माइन कर सकते हैं। तो लीज पर दे दिया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बेसिकली उनके साथ, से मेरे पास क्या आएगी, रॉयल्टी आएगी। ठीक है, तो रॉयल्टी और रेंट में इतना सा डिफरेंस है। रेंट कहाँ से आता है, लैंड, बिल्डिंग, इन सबको जब हम रेंट पर देते हैं तो वहां से रेंटल इनकम आती है। बट रॉयल्टी की बात करें तो रॉयल्टी का मतलब क्या है कि जो भी मेरे पास मिनरल डिपॉजिट है जिसकी भी मैं ऑनर हूँ, मैंने उसको लीज पर दे दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो अब उसमें माइनिंग कर सकते हैं।
तो वहां से जो इनकम आएगी उसको रॉयल्टी बोलते हैं। देन बात करें और क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी एक्चुअल और इम्प्यूटेड दोनों इंटरेस्ट ऐड होते हैं। कि एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है कि मैंने क्या करा, पैसा जो है किसी को लैंड कर दिया, तो वहां से मेरे पास इंटरेस्ट आएगा। इम्प्यूटेड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि मैंने पैसा बजाय किसी और को लैंड करने के खुद ही अपने बिजनेस में यूज कर लिया, तो उसको बोलेंगे हम इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब मैंने खुद का ही पैसा यूज कर लिया बजाय किसी से बोरो करूं, क्योंकि भाई वहां पे भी तो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, इससे अच्छा मैं खुद की ही क्या कर लूं, पैसा यूज कर लूं। अब यहाँ पे जो लोन दिया जाता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अगर प्रोडक्टिव यूज के लिए दिया जा रहा है। प्रोडक्टिव यूज का मतलब कि इसको इन्वेस्ट करा जा रहा है, फॉर द प्रोडक्शन करने के लिए यूज करा जा रहा है, तो हम उस इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। बट अगर कंजम्पशन पर्पज के लिए लिया जा रहा है तो हम उसको ऐड नहीं करते हैं। देन हम क्या ऐड करेंगे इसमें, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है भाई, जब लैंड को रेंट मिल गया, लेबर को वेजेस मिल गई, सब में हमने जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या कर दी, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो एंटरप्रेन्योर के पास क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। तो प्रॉफिट बेसिकली क्या होगा कि प्रॉफिट को हम 3 तरीके से यूज करेंगे। सबसे पहला क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है कि जितना भी एक बिजनेस ने या प्राइज ने क्या करा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसके ऊपर एक डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स होता है। देन हम इसमें ऐड करेंगे क्या, डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट भी बोलते हैं, कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है। डिविडेंड क्या होता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट भी बोलते हैं, कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। देन क्या ऐड करेंगे, रिटेन अर्निंग, जिसको अनडिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉफिट भी बोलते हैं, कि प्रॉफिट में से कुछ हमने क्या कर लिया, रिटेन कर लिया अपने पास, ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें। मान लो अगर बिजनेस को एक्सपेंशन करना है तो हम इसको यूज कर लेंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आता है भाई, प्रॉफिट निकल के आता है। तो भाई ऑपरेटिंग सरप्लस में बेसिकली क्या होता है, रेंट होता है, रॉयल्टी होती है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर, रेंट में एक्चुअल प्लस इंप्यूटेड रेंट होता है, रॉयल्टी, देन इंटरेस्ट में भी एक्चुअल प्लस इंप्यूटेड होता है। बट सिर्फ और सिर्फ कब इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, जब अगर लोन प्रोडक्टिव यूज के लिए लिया गया है। देन प्रॉफिट में हमारा कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग होती है। तो ये हमारा क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। देन हम लास्ट क्या ऐड करते हैं, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि जो खुद का काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फार्मर है, शॉपकीपर है, एक डॉक्टर है, उसने खुद का क्लिनिक खोल रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है, सारा काम वो खुद ही कर रहे हैं, मतलब खुद की अपनी लैंड यूज कर रहे हैं, खुद ही वो ओनर है, खुद ही वो लेबर बने हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम कैटेगराइज करें उनकी इनकम को एज अ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो हम उसको मिक्स्ड इनकम मान के ऐड कर देते हैं, तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर हुआ। तो एनडीपीएफसी किस तरीके से निकल के आएगा, जब हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस एंड देन ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब किस तरीके से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकल के आएगा कि वेजेस एंड सैलरी, कैश और काइंड को ऐड करेंगे, देन ऐड करेंगे एम्प्लॉइज का जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में। देन ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकल के आएगा, रेंट जो कि एक्चुअल एंड इम्प्यूटेड होगा, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी एक्चुअल और इम्प्यूटेड होगा, प्रॉफिट में क्या होगा, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग होगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे एनडीपीएफसी को। देन एनडीपीएफसी क्या है, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है हमारी, एनएनपीएफसी होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो भाई बेसिकली डिफरेंस किसका आता है, डी से एन पर जाना है तो डी से एन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो हम क्या करते हैं, एनएफआई ऐड करते हैं। तो एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जब हम ऐड करेंगे एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम इसको कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से जब हम माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल के आ जाती है। तो इस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे बाय इनकम मेथड। क्लियर हुआ। अब जब हम इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं ना नेशनल इनकम को, तो कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, क्योंकि भाई सावधानी तो रख के चलनी पड़ेगी, नहीं तो दुर्घटना तो घटनी है फिर, है ना। तो क्या सावधानी लेके चलेंगे हम जब हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को बाय इनकम मेथड। सबसे पहला प्रिकॉशंस क्या है, ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूड। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल स्कॉलरशिप हो गया, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, इनको हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं होती है, फैक्टर इनकम नहीं है। तो ये क्या है, हमारी यूनिलेटरल ट्रांसफर वन साइडेड होती है, इसको हम इसलिए नहीं इंक्लूड करते हैं। क्लियर। देन आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड नॉट इंक्लूड। अगर हम सेकंड हैंड गुड को सेल कर रहे हैं तो इसको भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा, इसकी वैल्यू को भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा। क्यों नहीं करा जाएगा कि भाई ओरिजिनली जब ये फर्स्ट हैंडेड गुड्स बने होंगे तो ऑलरेडी उस टाइम पे इसकी नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड कर ली गई थी, तो अब दोबारा नहीं ऐड करेंगे हम, क्योंकि ये तो सेकंड हैंड गुड्स हो गए। तो सेकंड हैंड गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो उसको ऐड नहीं करते, बट सेकंड हैंड गुड को जब हम सेल करते हैं तो उस पर जो कमीशन मिलता है या ब्रोकरेज मिलती है
उसको ऐड करा जाता है क्योंकि वो तो फैक्टर सर्विसेज में काउंट हो जाएगा। तो कमीशन फ्रॉम सेल्स ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड, उसको इंक्लूड करा जाएगा। देन आता है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। अब शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर से जो भी इनकम आएगी उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ टाइटल चेंज होता है जब हम इसको सेल करते हैं, तो कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज जनरेट नहीं हो रही यहाँ पे। देन बात करते हैं विंडफॉल गेन्स नॉट इंक्लूड। भाई लॉटरी लग गई किसी की तो फैक्टर सर्विसेज देके थोड़ी ना उसने अर्न करा है, वो तो लॉटरी लग गई, तो विंडफॉल गेन्स को भी हम इंक्लूड नहीं करते हैं। हम इनकम मेथड में से वही इनकम इंक्लूड करते हैं जो कि फैक्टर इनकम है। क्लियर, कि प्रोडक्टिव सर्विसेज देके फिर हमने उसको अर्न करा है। क्लियर। देन आता है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने एग्जांपल देखे ही थे कि भाई खुद की बिल्डिंग को उसने यूज़ कर लिया, खुद के पैसे को उसने यूज़ कर लिया, तो अब इम्प्यूटेड इंटरेस्ट हो गया, इम्प्यूटेड रेंट हो गया, उसको इंक्लूड करा जाएगा। अगर वो खुद का हाउस यूज़ ना करता या फिर खुद की पैसे यूज़ ना करता तो किसी और से लेता, तो हम उसकी वैल्यू को इंक्लूड करके चलते हैं। क्लियर। देन आता है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, कि पास्ट सेविंग से जब पेमेंट कर जाएगी उसको भी इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल के लिए डेथ ड्यूटी। डेथ ड्यूटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे दादाजी हैं, ठीक है, अब उनकी डेथ हो चुकी है तो उनकी प्रॉपर्टी तो अभी भी है, इनहेरिटेड है प्रॉपर्टी। अब उस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स लगेगा ना उसको डेथ ड्यूटी बोला जाएगा, तो वो तो पास्ट सेविंग से करी जा रही है तो उसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। तो अब इसी के बेस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं भाई किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को बाय इनकम मेथड। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकम मेथड से हम क्या निकालते हैं, एनडीपीएफसी निकालते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। इसमें क्या करते हैं हम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड करते हैं क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड करते हैं मिक्स्ड इनकम। क्लियर इतना। तो देखते हैं भाई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कैलकुलेट करना है हमें नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मेरा क्या है 9000, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें तो वो क्या है 3000। देन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी है 1000, ऐड कर देंगे तो एनडीपीएफसी निकल के आता है, तो ये आ जाएगा मेरा 13000। क्लियर। ये तो भाई एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम निकल के आई है, तो एनएनपीएफसी निकालते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या होता है बेसिकली, एनडीपीएफसी में ऐड कर दिया जाता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो एनडीपीएफसी कितना है हमारा 13000 है, एनएफआईए की बात करें तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 800 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करेंगे 700 है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी आ जाएगी हमारी 100। तो मेरा आंसर आ जाएगा भाई 13,100 क्या आ गई हमारी नेशनल इनकम आ गई जब हमने इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट करा। और ये तो तुम्हें पता ही भाई, चाहे इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट करो, चाहे वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू कैलकुलेट करो, चाहे तुम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू कैलकुलेट करो, वैल्यू क्या आती है सेम ही आती है। ठीक है। सो गाइज ये हमने देखा इनकम मेथड, होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से भाई क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या इंक्लूड करा जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा था कि कंपनसेशन एम्प्लॉइज इतना है, ऑपरेटिंग सरप्लस इतना है, मिक्स्ड इनकम इतनी है, हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली ना दिया जाए, दे दिया जाए भाई वेजेस एंड सैलरी कैश में इतनी है, काइंड में इतनी है, ठीक है, एम्प्लॉइज का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है, तो ऐड करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट ना देके भाई रेंट दे दिया, रॉयल्टी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, तो इनका ऐड करके ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लेंगे। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ से किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो भाई प्रिकॉशंस पूछ सकता है कि प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी है जब हम इनकम मेथड के थ्रू कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को, किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्या कंपोनेंट्स है फैक्टर इनकम के, ये भी पूछे जा सकते हैं। एंड देन न्यूमेरिकल तो तुम्हारा आ ही सकता है एग्जाम में। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।